हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज ये चर्चा का समय आ चुका है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में अपने आधिपत्य को कायम करने के लिए प्रयासरत है, क्या भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई इस डील ने या फिर पिछले लगभग 6-8 महीनों में भारत की कूटनीति ने अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया है कि अब विश्व में किसी का वर्चस्व नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह देखना जरूरी है कि आखिर अमेरिका, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप, इसकी कूटनीतियां भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों सफल नहीं हो पा रही हैं। भारत के ऊपर जो उसने दबाव की रणनीति अपनाई, वो दबाव की रणनीति भारत के साथ क्यों कारगर साबित नहीं हो पा रही है। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नीति भारत के प्रति क्या रही है और किस तरीके से वो भारत को अपने अधीन बनाने का प्रयास कर रहा है। एक थोड़ा व्यापक तौर पर हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि अमेरिका की नीति भारत के प्रति क्या रही है। भारत के प्रति यूएसए पॉलिसी। इस नीति को अगर देखा जाए तो हम शुरुआत से ही देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी नीति को भारत के ऊपर ज्यादातर समय दबाव के तौर पर रखा है। अब अगर यूएसए की पॉलिसी को देखा जाए तो वैसे यूएसए की पॉलिसी अधिकतर समय क्विड प्रो को की रही है, क्विड प्रो को। लेकिन कुछ दिनों से वर्ष 2010 में उसने इसमें पिवोट टू एशिया पैसिफिक को अपना लिया। तो इस तरीके से हमारे सामने एक रहेगा कि कैसे वो नीतियों को बदलता है। अब हम थोड़ा सा चर्चा शुरुआत से करें तो आप देखिए कि भारत 1947 में आजाद हुआ और 1950 में भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दबाव बनाया गया कि भारत अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत जो अमेरिका चाहता है उस तरीके की स्थितियां रहें, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष था। उस दौरान दोनों महाशक्तियों ने, चूंकि शीत युद्ध चल रहा था, तो दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने खेमे में लेने का प्रयास किया। लेकिन जब भारत किसी के खेमे में नहीं पहुंचा तो सोवियत यूनियन ने तो भारत के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया कभी, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाने का हमेशा प्रयास किया। आप 1954 को देखें, 1954, यहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सीटों में हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर को लेकर के अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाना आरंभ किया। और यह स्थिति चलती रही 1954 से लेकर के 1962। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि भारत को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है और भारत सोवियत यूनियन या चाइना जैसे समाजवादी देशों से अलग हो सकता है। तो 1962 में उसने आंशिक मात्रा में भारत को चीन युद्ध के दौरान मदद की। 1965 से और 1962 से महज 1965 तक ये स्थिति रही और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के पश्चात ताशकंद समझौते में 1966 में अमेरिका को महत्व न मिल पाने के कारण से और यह डर उत्पन्न हो जाने से कि पाकिस्तान कहीं यूएसएसआर की तरफ न चला जाए, अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया। और यह प्रयास 1965 से लेकर के 1970 तक चलते रहे। 1970 के बाद से वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक तरफा समर्थन करना शुरू कर देता है। 1971 में तो आपने देखा ही कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया और यहां तक कि हमारे ऊपर परमाणु हमला करने की धमकी भी दे डाली। लेकिन यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया
और हमें एक मानसिक तौर पर समर्थन किया। तो 1970 से लेकर के और लंबे समय तक अमेरिका दबाव बनाता रहा। 1970 से लेकर के और 1990 तक यह दबाव चलता रहा। 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो भारत ने भी अमेरिका के प्रति अपना झुकाव दिखाया, और चूंकि पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई थी, पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची थी और वो अमेरिका, ऐसी स्थिति में उसे भारत की बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं रह गई और एक तरफा तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। 1990 से लेकर के और आप 1998 तक यह दबाव चलता रहा। इसी दौरान 1995 में WTO का निर्माण किया गया और पूरी दुनिया के बाजारों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया WTO के माध्यम से। हालांकि भारत बहुत जल्दी संभल गया और 1998 में भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण, इस परमाणु परीक्षण का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने 1998 में ही, मई 1998 में हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक प्रतिबंध। अब जब अमेरिका ने यह आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो हम पूरी तरीके से, उसे लग रहा था कि हम आर्थिक प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाएंगे तो भारत दबाव में आ जाएगा और हमारे सामने गिड़गिड़ाने का काम करेगा, फिर हम इसे प्रतिबंध हटाएंगे। लेकिन भारत ने ना तो उस समय गिड़गिड़ाया और ना ही आज। भारत अपनी स्वायत्त नीति पर पहले भी चलता रहा है और आज भी भारत की नीतियां स्वायत्त रही। ऐसी स्थिति यह हुई कि 1998 से लेकर के और 2008 तक अमेरिका का यह आर्थिक प्रतिबंध का खेल चलता रहा। 1998 से लेकर के और 2008 तक यहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। 2000 में आपने देखा कि राष्ट्रपति वर्ष 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा आई और उस भारत यात्रा के दौरान उन्होंने हमारे ऊपर कहा कि आप एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दीजिए, अगर आप एनपीटी पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम आर्थिक प्रतिबंध हटा देंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर उनको जवाब दिया कि भाई साहब, आप जानते हैं कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप एज अ न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हमसे हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं तब तो हम कर देंगे, लेकिन नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट अगर आप हमसे हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं। जब उन्हें एनपीटी को लेकर के अपने मंसूबे पूरे होते हुए नजर नहीं आए तो ट्रंप साहब वापस चले गए। वर्ष 2006 में आपने देखा, 2006 में जॉर्ज बुश जूनियर की भारत यात्रा हुई। उन्होंने भी यही कहा कि आप एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दीजिए तो हम आर्थिक प्रतिबंध हटा देंगे। हमने कहा साहब, हमने पहले भी आपको कहा था कि हम एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो कर सकते हैं लेकिन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा फिर ऐसी स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध कैसे दूर हो सकते हैं जो कि 1998 से चल रहे थे। हमने कहा वो आप सोचो। और यहीं से कहानी शुरू हुई हमारी 2006 से लेकर के परमाणु समझौते की। परमाणु समझौता, यह एक नया अध्याय शुरू हुआ वर्ष 2006 में और फाइनली 2008 में, अक्टूबर 2008 को भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2008 से भारत और अमेरिका के बीच में सकारात्मक संबंध शुरू हुए और ये सकारात्मक संबंध मई 2025 तक, 2025 तक अच्छे चलते रहे। इस दौरान बहुत सारी चीजें सकारात्मक हुई। हां, कुछ बातें नकारात्मक भी हुई। समय समय पर उसकी जो आदत है दबाव बनाने की, वो दबाव बनाने की रही। जैसे अब अगर आप 2008 में तो हमारा परमाणु सहयोग समझौता हो गया। 2009 के बाद से आर्थिक मंदी आ गई और 2009 से लेकर के 2012 तक पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के चपेट पर थी। ऐसी स्थिति में 2008 में समझौता होने के बावजूद यूएसए 2012 तक इसका झुकाव चीन की तरफ था।
और राष्ट्रपति ओबामा ने चीन की यात्रा भी की। चीन में जाकर के जम्मू कश्मीर के मुद्दे के समाधान का एक हल निकालने का प्रपोजल भी चीन के सामने रखा, जबकि भारत स्पष्ट करता रहा है कि हम किसी अन्य की मध्यस्थता चीन के मुद्दे में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने यह बात चाइना में जाकर के रखी। कोई बात नहीं, उनका अपना मतलब था, उन्हें चाइना से अपने इंटरेस्ट पोषित करने थे, तो उन्होंने ये बात को रखा। 2010 में अगर आप यहां पर देखें, 2010-11 में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि फिर से अमेरिका को भारत की तरफ आना एक आने की स्थिति बनी। जैसे यहां पर ये 2008 से 12 के बीच में बड़ी डिस्टरबेंस स्थिति थी। इसी समय 2011 की स्थिति आती है 2011 में, जब वहां पर पाकिस्तान में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, जो कि अमेरिका का बहुत ही सरपरस्त देश। आतंकवाद को समाप्त करने में पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता रहा है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर के हमेशा अमेरिका को धोखा दिया है। 2011 में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। स्वभावतः विश्वास तो कमजोर होगा ही होगा। इसके बाद 2010-11 में ही उन्होंने पिवोट टू एशिया पैसिफिक पॉलिसी को अपनाया। उस पिवोट टू एशिया पैसिफिक पॉलिसी में भारत को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। तो ये रणनीतियां हमारी सकारात्मक आई। 2012 के बाद से ये रिलेशन बनते गए। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की। 2015 में फिर राष्ट्रपति ओबामा 26 जनवरी 2015 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की यात्रा में आए। दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। रिलेशन पॉजिटिव दिशा की तरफ चलते गए और 2014-15 से लेकर के मई 2025 तक अनेक ऐसे समझौते हुए कि दोनों देश रणनीतिक भागीदार की स्थिति में पहुंच गए। 4 जो बड़े समझौते रक्षा के दृष्टिकोण से होते हैं, वो चारों समझौते हो गए। इंडो पैसिफिक में हमारी नीतियां अच्छी हुई। हालांकि यहां पर अगर आप देखें 2014 से और मई 2025 के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने दबाव नहीं बनाए। अगर अमेरिका के दबाव के बारे में फिर से मैं एक फॉर्मेट यहां पर 2008 से लेकर के और आज 2026 यहां पर एक एनालिसिस करते हैं हम लोग। एनालिसिस में बहुत सारे मामले सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे नकारात्मक भी रहे हैं। 2008 के बाद से आप 2009 यहां पर अमेरिका ने हमें अफपाक नीति को लेकर के एक दबाव बनाया। अफपाक नीति का मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान में पहले आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए भारत अगर जम्मू कश्मीर बॉर्डर में अपनी मिलिट्री कंसंट्रेशन को कम करे, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान में हमारी मदद करने में आसानी हो जाए। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के लिए भारत ज्यादा बड़ा दुश्मन है बजाय कि आतंकवाद का तो वो समर्थन करता है, लेकिन हम उसकी इस अफपाक नीति पे नहीं आए और हमने यहां पर वही पाकफ पॉलिसी को दिया कि साहब हमारी नीति पाकफ की है। तो 2009 में भी अमेरिका की ये बात नहीं बन पाई। इसके बाद पॉजिटिव अगर आते हैं हम, तो 2010 में उसने पिवोट टू एशिया पैसिफिक पॉलिसी को अपनाया, जहां पर भारत को उसने इंपॉर्टेंस दिया। तो यह भी एक पॉजिटिव मामला रहा। 2011 में जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, तो यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक पॉजिटिव रहा कि भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि जो पैसा आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो उसे आतंकवाद को बढ़ाने में खर्च करता है, ना कि आतंकवाद को समाप्त करने में। तो उसे एक सबक तो मिला। 2012 से लेकर के 2012 यहां पर वो थोड़ा सा उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ा, जो हमारे लिए एक नेगेटिव मैसेज था। 2012 से लेकर के और लगभग 14 तक, 2014 में आप देखिए
कि भारतीय प्रधानमंत्री की, मोदी साहब की यूएसए यात्रा हुई, यूएसए गए और यहां पर विजन स्टेटमेंट जारी किया। उस दौरान हमने अमेरिका को बताया कि आप किस तरीके से आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान आपका सहयोग कर रहा है या आपका विरोध कर रहा है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। 2015 अगर आप देखें तो 2015 में ओबामा साहब वो भारत की यात्रा में आए और दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही थी, ये पॉजिटिव स्थिति है, ये पॉजिटिव स्थिति है, जो संबंध बड़े अच्छे बनते चले जा रहे हैं। 2015 से लेकर के अगर फिर और आगे हम बात करें तो 2015 से लेकर के और 25 तक बड़े अच्छे रिलेशन रहे। अच्छे रिलेशन का मतलब यह हुआ कि सैन्य दृष्टिकोण से हमारे सहयोग रहे। इस दौरान लेमोवा, कॉमकासा, आईएसए, ये लगभग एग्रीमेंट हमारे हो गए। लेकिन 2025 अप्रैल में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक आतंकवादी हमला किया और 2025 ये अप्रैल की घटना है और यहां से लेकर के आज आप चर्चा कर रहे हैं जनवरी 2026 में। आज तारीख है 28 जनवरी 2026। ये बड़ा लंबा वक्त नहीं है, लगभग आप 9-10 महीने का टाइम है। इस 9-10 महीने में अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव की नीति अपनाई, लेकिन भारत ने अपनी नीति को बड़ी ही स्थिर तरीके से उन दबावों का सामना किया। अब एक एक करके हम दबाव देखते हैं कि क्या हुआ। यहां तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। इसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो भारत ने चलाया। इस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने को लेकर के अमेरिका ने यह दावा किया, अमेरिका ना कह करके हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि मैंने इस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो जाए। एक पागलपन सवार था अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार, और वो ये चाहते थे कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिल जाए। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा ये स्वीकार ना करके कि अमेरिका ने ये रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी झगड़ा हुआ, तो उन्हें ये नहीं मिल पाया। इस घटना ने बहुत सारी स्थितियां बना दी। अब यहीं पर आप देखिए कि टैरिफ जो प्रशुल्क है, वो प्रशुल्क अमेरिका ने हमारे ऊपर बढ़ाना शुरू किया। पहले 25%, 50%, 500% की धमकी भी दे डाली, तो ये टैरिफ बढ़ता चला गया। इस ऑपरेशन सिंदूर में बात ना मानने के कारण से ये टैरिफ बढ़ता चला गया। अब टैरिफ के माध्यम से अमेरिका ये चाहता था कि अगर हम भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, तो भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि भारत महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का देश है, भारत चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञों का देश है, भारत बुद्ध जैसे शांति वीरों का देश है, भारत महात्मा गांधी जैसे महान लोगों का देश है जो कभी किसी के सामने झुके नहीं है। उन्होंने अपनी रणनीतियों को बहुत स्ट्रांग रखा है, सशक्त रखा है। जहां से इसने हमारे ऊपर प्रशुल्क का दबाव बढ़ाते बढ़ाते काम किया, तो भारत ने उस प्रशुल्क को लेकर के अपनी रणनीतियों को स्पष्ट किया और अमेरिका से बचने के लिए हमने अपने प्रयास करने शुरू किया। उन प्रयासों में आप देखिए कि चाहे वो रशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे जापान है, आसियान देश हैं, इनफैक्ट चाइना है, इन सब के साथ हमारे रिलेशंस में एक सकारात्मक स्थिति आई।
तो अमेरिका की इस रणनीति का दबाव बनाने के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा हुई थी। पुतिन साहब यहां पर आए, पुतिन साहब के साथ में भारत के प्रधानमंत्री का मुलाकात और ये सारी चीजें आपने देखी। इसके बाद पुतिन साहब के जाने के बाद आप अभी देख रहे हैं कि हमारी डील हुई है यूरोपीय संघ के साथ में, और यूरोपीय संघ की डील, इससे पहले G20 का समिट हुआ था। G20 के समिट में जापानी प्रधानमंत्री के साथ भी हमारी मुलाकात हुई, हमारे प्रधानमंत्री की, तो उस समय भी एक पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट बना। और अब रिसेंटली आपने देखा कि यूरोपीय संघ के साथ में हमारी डील हुई। जैसे ही यूरोपीय संघ के साथ में हमारी डील हुई तो अमेरिका ने इसको रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। आजकल में आप देख रहे होंगे कि तमाम तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनके विदेश मंत्रालय ने हमारे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं तो प्रकट की ही। उनके जो राजदूत हमारे यहां पर रह रहे हैं नई दिल्ली में, सर्जियो गोर, उन्होंने कल मतलब मंडे को 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। लेकिन बधाई देते हुए भी एक बात बड़ी मजेदार उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया, और उन्होंने लिखा कि भारतीय आकाश में अमेरिका में निर्मित विमानों की उड़ान भरते देखकर बड़ा रोमांचक महसूस कर रहा था। लेकिन उन्हें शायद ध्यान रखना चाहिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी भारत ने अपनी स्वायत्त रणनीति का प्रदर्शन किया था, और केवल अमेरिका के ही विमान वहां पर नहीं थे, बल्कि जहां जहां से हमने जो भी हथियार खरीदे उन सभी का प्रदर्शन किया, और हमने अपने हथियारों को भी दिखाया। मतलब वहां पर भी हमने रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन किया। तो अमेरिका को शायद ये बहम नहीं रखना चाहिए। मुख्य अतिथि के तौर पर तो यूरोपीय संघ के नेता थे, साथ में आप अगर देखें तो S-400 का भी हमने प्रदर्शन किया था, T-90 भीष्म टैंक भी हमने वहां पर रखे, ब्रह्मोस मिसाइल का भी प्रदर्शन हमने किया। तो ये सारी चीजें देख करके अमेरिका को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। और कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जब भारत ने S-400 डील करी थी तो अमेरिका बहुत असहज हुआ था, और अमेरिका का जो राजदूत उस समय यहां पर था तो उसने ये भी कह दिया था कि हो सकता है कि भारत को काक्सा कानून का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से दबाव की स्थितियां बनी रहीं। 24 जनवरी को एक अभी रिसेंटली जब यूरोपीय संघ के नेता हमारे देश में आ रहे थे तो अमेरिका के वित्त मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि यूरोप के हमारे सहयोगियों ने रूस से तेल खरीदने के बदले भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें भारत से बड़ा व्यापार समझौता करना था। यूरोप यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में खुद मदद कर रहा है, ऐसा स्कॉट बेसेंट ने एक स्टेटमेंट दिया। तो इसका मतलब था कि वो चाहते थे कि ऐसा डील नहीं होना चाहिए। अब ये जो डील हुई है इससे अमेरिका को स्पष्ट हो गया है कि भारत के ऊपर दबाव बनाना उचित नहीं है, और इस डील ने तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि दोनों देश, अब दोनों पक्ष, इनफैक्ट अमेरिका और भारत और यूरोपीय संघ, जिन्होंने ये डील की है, उससे भारत और यूरोप के 90% से अधिक सामानों पर टैरिफ लगभग समाप्त हो जाएगा। यूरोपीय संघ के साथ FTA से भारत के फार्मा, जो कि अमेरिका में हमारा बहुत ज्यादा जाता है, टेक्सटाइल है और आपका केमिकल सेक्टर है, इन सबको लाभ होगा। यूरोपीय संघ को भी लाभ होगा। यूरोपीय संघ की कारें हमारे देश में आ सकेंगी, और जो अभी भारत यूरोपीय संघ की कारों को 110% टैक्स लगाता है, धीरे धीरे भारत ने कहा है कि इस टैरिफ को कम किया जाएगा।
आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर भारत में कारें आएंगी तो भारतीय कार निर्माताओं को नुकसान हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन यह नुकसान आरंभिक तौर पर होगा, क्योंकि इससे कार मेकिंग में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और हमारे देश में भी कारों का उत्पादन एक अच्छा होने लगा है। स्तरीय कारें हैं, टाटा महिंद्रा ये सब बड़ी अच्छी कारें बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और नेशनलिज्म के माध्यम से इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पाद और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो इस दर को शॉर्ट टर्म देखा जाना चाहिए, लंबे समय पर नहीं। जब भी हम आर्थिक दृष्टिकोण से काम करते हैं तो छोटे बाजार से बड़े बाजार में जब पहुंचते हैं तो पहुंचने में थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। लेकिन जब हम उस प्रतिस्पर्धा में चले जाते हैं तो हमारी वस्तुओं की अहमियत भी बढ़ती है। तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नुकसान हमें सहना पड़ेगा। यूरोपीय संघ के साथ एफटीए से लगभग 2031 तक यूरोप और भारत का निर्यात 50 अरब डॉलर तक हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये जो समझौता हुआ है, ये महज एक आर्थिक समझौता नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक समझौता है। मैंने जैसा कि आपको कल बताया था, जब यूरोपीय संघ के साथ डील चर्चा की थी, तो वहां पर मैंने बताया था कि इस समय किसी भी ट्रेड डील में भारत कौन कौन से अपनी रणनीतियां रखता है। भारत महज एक व्यापारिक डील नहीं करता है। तो व्यापारिक डील के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारियां भी रहती हैं। इस दौरान ये भारत ने दिखा दिया। मतलब अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस तरीके से परेशान हो रहा है, वो कल से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूएसए की परेशानियां स्पष्ट नजर आ रही हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी नीति को लेकर के सफल नहीं हो पा रहा है, या क्या ऐसा कारण है कि यूएसए की नीतियां भारत के सामने काम नहीं कर पा रही। यूएसए को यह समझना चाहिए कि आज संपूर्ण विश्व में 4 प्रकार के देश दिखाई दे रहे हैं। इस 4 प्रकार के देशों में सबसे पहले तो आप महाशक्तियों को देख सकते हैं। ये महाशक्तियां हैं जिनमें अमेरिका खुद है। 5 मोस्ट पावर्स आप इनमें रख सकते हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न घोषित तौर पर हैं। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाइना है, यूएसए है, रशिया सुपर पावर तो है ही। तो ये महाशक्तियां हैं। कुछ जो मध्यम वर्गीय महाशक्तियां हैं या मध्य शक्तियां, जिनमें यूरोप के ज्यादातर देश आ जाते हैं और भारत यहीं पर है। कुछ उभरती एमर्जिंग मिडिल पावर्स हैं, ये मिडिल पावर हैं। और कुछ उभरती महाशक्तियां हैं, उभरती महाशक्तियां। और कुछ ऐसे देश हैं जो लगभग अभी माइनर एक्टर में हैं, या इनको कहा जाना चाहिए कि वो एक अविकसित प्रकृति के देश हैं, जिनका अभी तक रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। तो आज 4 तरीके के देश देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर आप यूएसए को रख सकते हैं, यहां पर आप चीन को रख सकते हैं, यहां पर आप रूस को रख सकते हैं। ये सब देश हैं। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर तो यूएसए की रणनीतियों का काम अब करता नहीं है। चाइना के ऊपर यूएसए की कोई भी नीति काम नहीं करती है। चाइना जैसा करना है वो उसी तरीके का काम करता है। मिडिल पावर में अगर आप देखें तो भारत है और यूरोपीय संघ के ईयू के अधिकतर देश हैं। इन सब देशों को उभरती शक्तियों में आप साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं, आप ईरान को देख सकते हैं, इनमें से आप यूएई को देख सकते हैं, सऊदी अरब को देख सकते हैं। ये सब एमर्जिंग मिडिल पावर हैं। मिडिल पावर्स में आप तुर्की को भी देख सकते हैं। ये सब शक्तियां हैं। और अफ्रीका के बहुत सारे देश या लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश हैं जिनको आप यहां पर रख करके देख सकते हैं। ये एक
एक मोटा मोटी एक क्लासिफिकेशन मैंने किया है, क्योंकि हमें चर्चा तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही ध्यान रखना है। अब कोई भी महाशक्ति, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, इनके ऊपर वो दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि ये जस्ट महाशक्तियों से नीचे के पावर हैं और इकोनॉमिकली ये पावर। तो अगर अमेरिका इनके ऊपर दबाव की नीति अपनाता है तो वो कारगर नहीं होगी, अपितु अगर इनके साथ में दबाव की बजाय सहयोग की नीति अपनाता है तो वो कारगर होगी। जैसा कि आपने देखा कि वर्ष 2015 से लेकर के 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन बहुत अच्छे रहे। हर क्षेत्र में भारत ने सहयोगात्मक रणनीति की अपेक्षा की और जहां जहां अमेरिका ने सहयोग किया, भारत ने रिलेशन बनाए। तो दबाव की बजाय यहां पर हमें यूएसए को सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। ठीक, अगर इन इमर्जिंग पावर, चाहे यूएई हो चाहे तुर्की हो, इन सबके ऊपर अगर वो ऐसा करता है तो वो कारगर होगा। लेकिन अगर उसने दबाव अपनाया, अपनी पुरानी 1990 से पहले की रणनीति को अपनाया, तो वो काम नहीं करेगा। इमर्जिंग पावर्स के ऊपर वो दबाव बना रहा है, लेकिन आजकल ये भी नहीं सुन रही है। ईरान है, साउथ अफ्रीका है, और ये यूएई और सऊदी अरब इसलिए उसकी बातों को सुनते हैं, उसका कारण है तानाशाही। क्योंकि यूएई और सऊदी अरब में अभी भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, तो वहां की जनता का समर्थन अमेरिका को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये जो बैठे हुए तानाशाह हैं यहां पर, वो चाहेंगे कि नहीं साहब, हमें अमेरिका के साथ में प्रत्यक्ष तौर पर कोई दुश्मनी नहीं लेनी है, लेकिन ये सब नहीं सुनेंगे। यहां पर आप अगर डेवलपमेंट के तौर पर, आर्थिक मदद के तौर पर आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी बातों को सुन सकते हैं अभी। लेकिन हमें फोकस करना है कि यूएसए ने दबाव की नीति अपनाई और दबाव की नीति इन शक्तियों के ऊपर कारगर साबित नहीं होगी। एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ष 2015 से लेकर के भारत का सहयोग हिंद प्रशांत नीति पर, इंडो पैसिफिक नीति पर करता रहा। क्वाड को लेकर के भी अमेरिका ने इनिशिएट किया, लेकिन क्वाड में उसने ये सोचा कि क्वाड को एक सैन्य संगठन बनाया जाना चाहिए और दबाव बनाया भारत के ऊपर कि क्वाड को एक सैन्य संगठन के तौर पर बनाना चाहिए। लेकिन भारतीय नीतियों के हित में नहीं था, क्योंकि अगर हम क्वाड को सैन्य संगठन के तौर पर बनाते तो चाइना ऐसे एशियन नाटो कह करके पुकारता है, और एशियन नाटो शब्द रूस को बहुत खराब लगता है। रूस से हम कोई बुराई लेना नहीं चाहते थे, या रूस को हम बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहते थे। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि साहब, क्वाड एक सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर और क्वाड एक मजबूती की स्थिति को बढ़ाएगा, ये कोई सैन्य संगठन के तौर पर नहीं बनेगा। और अमेरिका को दबाव में आकर के ये हुआ कि साहब नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा। फिर आगे चल करके उन्होंने अन्य संगठन बनाए पैरेलल दृष्टिकोण से, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया और एक पैरेलल स्थिति बनाने का प्रयास किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके को मिला करके। तो क्वाड में भी उसकी रणनीति नहीं आई। इसके बाद इंडो पैसिफिक रणनीति को देखिए आप। अमेरिका यह चाहता था कि इंडो पैसिफिक रणनीति को अमेरिका के निर्देशन के आधार पर तय किया जाए, जबकि भारत यह चाहता था कि इंडो पैसिफिक नीति खुला, समृद्ध, स्वतंत्र और समावेशी सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। भारत ने अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनी और हमने कहा कि नहीं, हिंद प्रशांत नीति किसी भी दुनिया के किसी भी देश की नीति हिंद प्रशांत को लेकर के स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस यहां पर होना चाहिए। कुछ दिनों बाद जापान ने भी इसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, साउथ कोरिया ने भी इसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। 2022 आते आते अमेरिका को इस नीति को स्वीकार करना पड़ा। अब साहब आए ट्रंप साहब। ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, वो जो बिडेन ने जो नीति एक्सेप्ट किया है कि स्वतंत्र, समावेशी, खुला, समृद्ध हिंद प्रशांत रहेगा, वो ठीक नहीं है। हिंद प्रशांत की नीतियां तो अमेरिका के निर्देशन में बननी चाहिए। तो अमेरिका एक यूएसए फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के आज चल रहा है। तो उसे ध्यान देना चाहिए कि अब विश्व 1990 का विश्व नहीं है,
जो आपने राज किया 1990 से लेकर के और कुछ दिनों तक जब सोवियत यूनियन नहीं था, अब पूरी दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आपके आधिपत्य को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो आपके सामने एक ही रास्ता है, या तो विश्व के साथ सहयोग स्थापित करो, दबाव का कोई भी काम कारगर साबित नहीं होगा। चाहे आप पीस बोर्ड बनाइए, कुछ देश आ जाएंगे, जो ये देश होंगे ना, वो आ जाएंगे पीस बोर्ड में, आपकी जी हुजूरी करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरी दुनिया आप अपने नियंत्रण में एकजुट तो नहीं कर सकते हैं। ये सब के सब पावर्स को आप अपने नियंत्रण में एकजुट नहीं कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यह बात समझ लेनी चाहिए। जितनी जल्दी वो समझ लेता है, उतना ही वो मिलकर के काम करेगा। तो ये एक रणनीति है। इस कारण से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नीतियां भारत के विरुद्ध असफल साबित हो रही। थैंक यू वेरी मच।